children. Now, today we will study about the Hitler's rise to power. The condition of Germany was very poor. The people of the Germany suffering by the Versailles Treaty, and the condition of the Germany was very dull. So, Hitler, born in 1889 in Austria, spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organizations and renamed in the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. तो स्टूडेंट्स, जो जर्मनी की स्थिति थी वो वर्साइल की संधि के बाद और भी ज़्यादा डल हो गई थी, पुअर हो गई थी। वहाँ की जनता बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि सारी पावर्स जो थी वो मित्र राष्ट्रों के पास आ गई थी और वो ही जर्मनी को अब कंट्रोल कर रहे थे। तो ऑस्ट्रिया में 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। उसने बहुत गरीबी में देखी थी अपनी ज़िंदगी में, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसने अपना नाम आर्मी में दे दिया कि मैं भी ऑस्ट्रिया की साइड से लड़ाई करूंगा, जर्मनी की साइड से लड़ाई करूंगा। और एक मैसेंजर के तौर पर उसने बहुत अच्छा काम किया। उसे ब्रेवरी के बहुत सारे मेडल भी मिले। और इसके बाद जर्मनी के लोग हार तो गए। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक छोटी सी पार्टी थी, उसे ज्वाइन कर लिया। तो जो हिटलर था, पहले तो वो जर्मनी की हार से ही खफा था। उसके बाद वर्साइल की ट्रीटी जब हुई तो वो और ज़्यादा खफा हो गया। और जब उसने छोटी सी पार्टी ज्वाइन की तो फिर उसने यही सोचा कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा, और फिर उसने जल्दी ही उस पार्टी में अच्छा काम किया और अपना वर्चस्व उसमें स्थापित कर लिया। और उसके बाद उस पार्टी का नाम उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। और इसके बाद से यह पार्टी जो थी वो नाजी पार्टी के नाम से जानी जाने लगी। Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to the support of Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banner with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized round of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. तो हिटलर जो था वो बहुत ही अच्छा वक्ता था। वह लोगों के दिमाग को मोड़ने में की पावर रखता था। उसने लोगों से वादे किए कि वह जर्मनी के साथ हुए अन्याय, जो वर्साइल की ट्रीटी में अन्याय हुआ है, उसका वो बदला लेगा और जर्मनी को स्ट्रॉन्ग नेशन देगा। जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी। इस तरह के वादे उसने किए। और उसके जो समर्थक थे वो इस तरह की, जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह की रैलीज करते थे। उन रैलीज में वो इस तरह से लाइन बनवाते थे कि बहुत ज़्यादा उसकी समर्थन दिखाई दे कि हिटलर को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, नाजीज़ को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में वो रैलीज किया करते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे और अपने आप को ये बताना चाहते थे कि वो सिर्फ एक मसीहा है। हिटलर और हिटलर के समर्थक, उन्होंने जनता को यही मैसेज दिया कि वह एक मसीहा है और उसका जन्म लोगों की भलाई के, जर्मनी के लोगों की भलाई के लिए ही हुआ है। इस तरह से उसने एक लोकमत उसने हासिल किया। और इस तरह का सपना जो हिटलर के द्वारा दिखाया गया, इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल
whose sense of dignity and pride has been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। तो इस तरह जो लोग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे उनमें ये इमेजिनेशन बैठाई गई कि अब जो है हमारा देश बहुत अच्छा जीवन हमारे देश के लोग जी पाएंगे हिटलर के अंडर में। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler sent out to dismantle the structure of democratic rule. And now the Nazis were in the full power. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. तो 30 जनवरी 1933 को हिडनबर्ग प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने चांसलरशिप ऑफ़र कर दी हिटलर को, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की कैबिनेट में सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी और इससे हिटलर जो था सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया। अब उसने जो था अपना सारा कंट्रोल स्थापित कर लिया, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो और भी दूसरे क्षेत्र हों, सब जगह उसने अपना कंट्रोल कर लिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दी उसने और बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर उसने अपना ही कंट्रोल कर लिया। सिर्फ नाजी एक पार्टी बची, बाकी सभी जो पार्टी थी वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई। 3 मार्च 1933 को उसने एक एक्ट पास किया, इनेबलिंग एक्ट, और इस एक्ट के कारण जो जर्मनी में थी वो जो मित्र राष्ट्रों ने डेमोक्रेसी को स्थापित किया था वो उसने टोटली समाप्त कर दी और अब डिक्टेटरशिप जनवरी में स्थापित हो गई, हिटलर की डिक्टेटरशिप, और इसने सारी पावर्स हिटलर को दे दी। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनको बैन कर दिया गया और सिर्फ नाजीज जो थे बस उन्हीं की पार्टी एक सत्ता में रह गई, अस्तित्व में रह गई। इसके साथ साथ हिटलर की पार्टी ने पूरे कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, इकोनॉमी में, मीडिया में, आर्मी में, जुडिशरी में, सारा कंट्रोल उन्होंने कर लिया। Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hjalmar Sachs, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. हिटलर ने एक जो इकोनॉमी को रिकवरी करने की जो जिम्मेदारी थी वो हजाल्मर सैचेट को दी और उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया और जर्मनी की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस, और फॉरेन पॉलिसीज़ में भी हिटलर को बहुत सक्सेस मिली। He pulled out of the League of Nations in 1933 and reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." अब जो हिटलर था उसने अपनी फुल पावर दिखाई और इसके बाद उसने लीग ऑफ नेशंस 1933 में लीग ऑफ नेशंस को उसने ख़त्म कर दिया। जितनी भी संधियाँ थी, सारी जो भी चीज़ें थी, सारा उसने समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने रेनलैंड को दोबारा से कब्जा कर लिया और फिर उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी में और सभी जगह 1938 में एक स्लोगन दे दिया कि वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर, और अपने आप को उसने डिक्टेटर लीडर घोषित कर दिया। Sachs had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. Sachs had to leave. अब हिटलर जो था, हिटलर को जो सैचिस था जिसको उसने इकनॉमी डेवलप के लिए रखा था, उसने एडवाइस किया कि वो आर्मी में खर्च ज़्यादा ना करे, हथियारों में ज़्यादा खर्च ना करे, क्योंकि अभी भी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो जर्मनी की बहुत अच्छी नहीं हुई। तो हिटलर को ये जो सजेशन था पसंद नहीं आया और उसने उसको पद से हटा दिया। हिटलर चोज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग
इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब हिटलर ने इकोनॉमिक क्राइसिस को हटाने के लिए उसने वार का रास्ता चुना। उसने कहा कि अब हम युद्ध करेंगे और उससे हम अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। So in September 1939, Germany invaded Poland. This started a war with France and England. In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in a large party of Europe. By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. अब इसके बाद जो हिटलर था उसने 1939 में पोलैंड को जीत लिया और इसके बाद फिर उसने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ वार स्टार्ट कर दी। 1940 तक ट्रिपार्टी पैक्ट स्टार्ट हो गया और इसके साथ इटली, जापान, ये सारे जो थे हिटलर को एक सपोर्ट, इनके सपोर्ट के कारण हिटलर जो था एक इंटरनेशनल पावर बन गया और ऐसे लोगों को बिठा दिया गया रूल करने के लिए जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो यूरोप में बहुत बड़ी संख्या में हिटलर के हितैषी हो गए उस वक्त और इसके बाद हिटलर जो था एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर गया। Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. So he wanted to ensure food supplies and living space for Germans. He attacked the Soviet Union in June 1941. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out of the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half of a century thereafter. अब इसके बाद जो हिटलर था उसको पूरा यूरोप को उसने जीतने की कोशिश की और यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई इतिहास में। उसने 1941 को सोवियत यूनियन के साथ उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया और इसके बाद जो था सोवियत आर्मीज़ जो थी उन्होंने बहुत बुरे तरह से हिटलर की पार्टी को हराया। हिटलर की आर्मी को बहुत बुरी तरीके से हार देखनी पड़ी। उन्होंने रेड आर्मी जो थे उन्होंने जर्मन सोल्जर्स के साथ बर्लिन में बहुत ज़्यादा युद्ध किया और उनको हरा दिया। Meanwhile, the USA had restricted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. But it could not stay out of the war for long. Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. अब यूएसए जो था वह इस वार में सम्मिलित नहीं होना चाहता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसे काफ़ी नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो इससे दूर भी नहीं रह पाया। जापान जो था उसने जर्मनी का साथ दिया और धीरे धीरे इंडो चाइना ये सारी चीज़ों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। अब यूएस के नवल बेसिस पर उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और उस पर जैसे ही बॉम्बिंग उन्होंने शुरू की तब फिर यूएस को सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर होना पड़ा और लास्ट में 1945 को हिटलर को हार मिली। हिटलर को यूएस के द्वारा और बाकी जो देश थे उनके द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में बाकी जो देश थे यूएसए के साथ उन्होंने मिलकर के हिटलर को बहुत बुरी तरीके से हराया और इसके बाद इस युद्ध का खात्मा जो हुआ वो जापान में हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्टिंग जो की गई, परमाणु बम गिराया गया, उसके साथ इस सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ।